हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम सजीव जगत के बारे में पढ़ रहे थे। तो सजीव जगत की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपको जो जीवन का मूल आधार माना जाता है कोशिका, उसके बारे में पढ़ लिया था। कुछ जीव जो हैं जिनमें जीवन पाया जाता है वो सजीव कहलाते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो तो निर्जीव होते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो कारण होता है, मुख्य कारण कि जीव जो है उनको जीवित क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो आधार है, जो उनकी कार्य की इकाई होती है वो कोशिका होती है। तो कोशिका से ही हमें स्टार्ट करना होता है। और जब आप कोशिका को पढ़े रहेंगे तो आज के लेक्चर में जो हम जीवों की 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली या 5 जगत प्रणाली जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर काम में आने वाला है। क्योंकि जैसे हम जगत पढ़ते हैं, मोनेरा पढ़ा हमने, तो कहेंगे कि मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो अब आपको पता तो होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती, यूकैरियोटिक क्या होती हैं। तो सारी जानकारी आपको कोशिका के बारे में दे चुके हैं, तो आप फर्स्ट क्लास उसकी देख लें, प्लेलिस्ट में डली हुई है। ठीक है, आज के सेशन में हम थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हर एक शाखा, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, सबके बारे में पता होना चाहिए कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है और ये शब्द जो होते हैं वो कहाँ से आए हुए हैं। क्योंकि ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस की है। सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? अरस्तु ने किया। कौन कौन से समूह बताए इन्होंने? जंतु और पादप समूह बताए। जीवों की 5 जगत प्रणाली क्या है? 5 जगत कौन कौन से हैं? तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका आज क्लियर ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं और आपका लगभग जो विज्ञान है 120 नंबर का आना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले जीव विज्ञान की बेसिक जानकारी, जिसे जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विस्तृत का मतलब होगा यहाँ कि जीवधारियों का चाहे वर्गीकरण करना हो, चाहे नामकरण करना हो, चाहे कुछ भी छोटी से छोटी क्रियाओं से लेकर के बड़ी से बड़ी क्रियाओं तक का अध्ययन कहाँ किया जाता है? आपके जीव विज्ञान में। किसकी? जीवधारियों की क्रियाओं का। ठीक है, अब देखिए जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से बना है, बायो और लॉगोस से। ठीक है, तो बायो का अर्थ होता है जीवन, जिसे लाइफ कहते हैं, और लॉगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन ही क्या है? आपका बायोलॉजी है, अर्थात जीव विज्ञान है। अब देखिए जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में, वैसे हमारे विज्ञान की कई शाखाएं, जैसे जीव विज्ञान है, इसके बाद आपका वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। तो उसी तरीके से जो जीव विज्ञान है इसको विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ जीव होगा, काफ़ी अध्ययन किया। इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो आपको याद रखना है, जीव विज्ञान कह दें या जंतु विज्ञान कह दें, इन दोनों के जनक ही आपके कौन है? अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, देखिए फिर दिया है जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी, ये तो शाखा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द है, जो जीव विज्ञान शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 2 वैज्ञानिकों का नाम आता है, फ्रांस के लेमार्क और जर्मनी के ट्रेवरेनस। ठीक है, इन 2 वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। कब? 1801 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए हर एक शाखा की कुछ शाखाएं होती हैं। जैसे हमने भौतिक विज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी, ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं, उसी तरीके से जो जीव विज्ञान है इसकी भी 2 शाखाएं हैं। तो जो जीव विज्ञान है इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं आपकी, एक तो हो जाती है प्राणी विज्ञान और दूसरी हो जाती है आपकी वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं, जिसमें आपके पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएँ हैं, प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी। अब यहाँ दिया है कि प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतु और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम, नाम से स्पष्ट है, हिस्टोरिया एनामेलियम मतलब एनिमल, जंतु। तो
अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया है और वर्णन किया है। इस कारण से अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो पुस्तक याद रखिएगा और जंतु विज्ञान के जनक याद रखेंगे। अब दिया है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेस्टस नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांट मतलब पौधों, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में 500 से अधिक किस्म के पौधों का वर्णन किया है। इस कारण से थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आई होप आपको जीव विज्ञान और उसकी शाखाएं समझ में आ चुकी होंगी। एक बार रिकॉल करते हैं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। पहली होती है प्राणी विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी जो है या जंतु विज्ञान जो है, इसका जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? आपके अरस्तु हैं। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामेलियम में 500 से अधिक किस्म के जंतुओं का वर्गीकृत किया है या वर्णन किया है। इस कारण से जो अरस्तु हैं उनको आपके प्राणी विज्ञान का जनक या जूलॉजी का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका वनस्पति विज्ञान। थियोफ्रेस्टस ने इसके मतलब अध्ययन किया। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। जीव कह दें या जंतु विज्ञान कह दें, अरस्तु उसके जनक हैं और आपके वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक, अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। तो अध्ययन की सुविधा के लिए जीवधारियों को वर्गीकृत कर दिया जाता है। जो आपके पादप जगत में आएंगे, पेड़ पौधे होंगे उनको पादप जगत में रख दिया, जो जीव जंतु होंगे उनको जंतु जगत में रख दिया। अब कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो ना तो पादप में आते हैं ना ही जंतु में आते हैं, तो फिर इनके लिए अलग से कुछ जगत बनाए जाते हैं, किंगडम्स बनाए जाते हैं। इस कारण से जो पद्धतियां हैं वो आगे आती गई और वर्तमान में जो 5 जगत पद्धति प्रचलित है वो प्रचलित है। ठीक है, मतलब उसको हमें पढ़ना है तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण को। सबसे पहले वैज्ञानिक आधार यदि पूछता है किसने दिया, तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित वस्त्र, भोजन एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। उन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों, मतलब इन्होंने जो अरस्तु है इन्होंने जंतुओं को तो वर्गीकृत किया ही था, लेकिन इन्होंने बहुत पहले पादपों को सरल आकार की मतलब आकार के लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया था और 3 प्रकार बताए थे। वृक्ष, झाड़ी और शाक के रूप में इन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कण जो RBC होते हैं इन्होंने उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बताया था। जिनमें लाल रक्त कण होंगे वो कार्डेटा कहलाएंगे, जिनमें नहीं होंगे वो नॉन कार्डेटा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक तो जंतु समूह और एक वनस्पति समूह। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में, मतलब जो वर्तमान में आधुनिक वर्गीकरण है, इसमें सबसे प्रमुख योगदान यदि है तो वो है आपके स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस का। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता द्वि जगत पद्धति किसने दी है, तो कैरोलस लीनियस ने दी है। ठीक है, तो इनका टाइम काल याद रखेंगे 1708 से 1778 ईस्वी। अब जो लीनियस है इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें सबसे प्रमुख सिस्टेमा नेचुरी है, ये आपको याद रख लेनी है। लीनियस ने अपनी पुस्तकें जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम में जीवधारियों का वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को 2 जगत, यहाँ से जगत आ जाता है, किंगडम्स आ जाते हैं, यहीं से आपकी 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली प्रचलित होती गई है। ठीक है, तो 2 जगत प्रणाली किसने दी? आपके कैरोलस लीनियस ने। और ये 2 जगत कौन कौन से थे? पादप जगत और जंतु जगत। अब आप कहेंगे कि यही प्रचलित होनी चाहिए थी, फिर ये 5 जगत प्रणाली क्यों आई? तो आप कुछ ऐसे जीवधारी रहे जो ना तो आपके पादपों के समान विशेषता रखते हैं ना ही जंतुओं के समान, तो उनको अलग रूप से जगत बना दिया गया। जैसे प्रोटिस्टा जगत बनाया गया, मोनेरा जगत बनाया गया, तो ये प्रचलित होते गए हैं। ठीक है, तो पहले तो जो 2 जगत प्रणाली थी उसमें 2 जगत थे आपके पादप जगत और जंतु जगत। एक किसने दी थी? आपके कैरोलस लीनियस ने। इससे जो वर्गीकरण प्रणाली, इससे वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है।
मतलब पहले 2 जगत प्रणाली आई, इसी से प्रचलित होते होते क्या हुई, हमारी 5 जगत प्रणाली आ गई है वर्तमान में। ठीक है, इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, आपके कैरोलस लीनियस को। जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को, और आपके वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को। अब देखते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब दी थी, 1753 में। किसने, कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रचलित की। तो ये द्विनाम पद्धति क्या होती है, मतलब किसी भी जीवधारी के 2 नाम होते हैं, एक उसके वंश के नाम को दर्शाता है और दूसरा उसके जाति के नाम को दर्शाता है। जैसे अपना नाम भी 2 रूपों में लिखते हैं ना, एक अपना नाम लिख देते हैं, दूसरी अपनी जाति लिखते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने द्विनाम पद्धति बताई थी। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के, किस भाषा, हर एक फैक्ट याद रखना, पूछ लेते हैं द्विनाम पद्धति के बारे में असत्य कथन बताइए, तो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द वंश नाम, ठीक है, पहला शब्द क्या होता है, वंश नाम, जेनेरिक नेम जिसे कहते हैं, और दूसरा शब्द होता है जाति नाम, स्पीसीज नेम जिसे कहते हैं। ठीक है, अब दिया है वंश और जाति के नामों के बाद वर्ग की विध का नाम भी लिख दिया जाता है। जैसे अभी आगे आपको बताएंगे कैसे। जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लिन है। होमो सैपियंस लिन में जो पहला शब्द है होमो, ये क्या है, उसके वंश का नाम है, और ये सैपियंस जो है उसकी जाति है, और जो लिन दिया गया है वो लिन मतलब लीनियस, लीनियस का आगे का शब्द ले लिया है लिन, अर्थात लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा होगा, इस कारण से इसका पूरा नाम होमो सैपियंस लिन रख दिया। होमो क्या है, वंश का नाम, सैपियंस जाति है, और लिन उसके खोजकर्ता का नाम है। ठीक है, तो ये होता है आपके द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण। अब देखिए 2 जगत वर्गीकरण जो है कैरोलस लीनियस ने विश्व के सभी जीवों को 2 जगतों में बांटा, जो हम देख चुके हैं, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया, और पादप जगत यानी प्लांटी। कैरोलस लीनियस के वर्गीकरण का जो मुख्य मापदंड था, इन्होंने ये वर्गीकरण किस आधार पर दिया था, तो इन्होंने कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये वर्गीकरण दिया था। इन्होंने कहा जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगी वो आपके पादप जगत में आएंगे, और जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी वो आपके जंतु जगत में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कोशिका भित्ति क्या होती है ये आपको बता चुके हैं, आपको जब हमने कोशिका पढ़ाया है, इस कारण से पहले कोशिका वाला टॉपिक देखें, इसके बाद इसको देखेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो पूछ लेगा कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण का जो प्रमुख मापदंड है वो क्या रखा था, तो इन्होंने वर्गीकरण प्रणाली का जो मुख्य आधार रखा था वो कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति रखा था। जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी उनको इन्होंने पादप जगत में डाल दिया, और जिसमें अनुपस्थित थी उसको इन्होंने जंतु जगत में डाल दिया। अब दिया है वर्गीकरण की 2 जगत पद्धति के कुछ दोष रहे, इसी कारण से फिर 3 जगत प्रणाली आती है। ठीक है, तो दोष क्या थे इस पद्धति में, यूकैरियोटिक। अभी हम आपको बता चुके हैं यूकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनमें समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, आपका गाल्जी बॉडी उपस्थित होता है, वो यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण पद्धति का दोष क्या था, इस पद्धति में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, जिनमें एक कोशिका होगी वो एक कोशिकीय, जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होंगी वो बहुकोशिकीय जीव। प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इनके मध्य विभेदन इसमें नहीं किया गया था। मतलब इन्होंने क्या किया, इसका दोष क्या रहा इस पर प्रणाली का, कि इसमें ना तो इन्होंने ये बताया कि कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है, ना ये बताया कि कौन से जीव एक कोशिकीय हैं कौन से बहुकोशिकीय, ना ये बताया कि कौन प्रकाश संश्लेषी है कौन अप्रकाश संश्लेषी। तो ये इनका प्रमुख दोष रहा। इस कारण से 3 जगत पद्धति आती है। कुछ जीव प्राकृतिक रूप से पादप और जंतु दोनों में नहीं आते हैं। मतलब इन्होंने 2 जगत बताए थे, पादप और जंतु, लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो ना तो पादप में आते थे ना जंतु में आते थे। फिर ये यहाँ पर दुविधा उत्पन्न हो गई कि ऐसे जीवों को कहाँ रखा जाए, इस कारण से भी आपकी 3 जगत पद्धति उत्पन्न होती है। तो ऐसे जीवों के लिए नया जगत स्थापित
किया गया है। आइए अब देखते हैं वो नया जगत कौन सा स्थापित किया गया है। तो इस कारण से 3 जगत पद्धति आ जाती है, दोष रहे 2 जगत पद्धति में। इस प्रकार से 3 जगत पद्धति हम पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कहीं भी तो कोई भी आपको इतना डिटेल से नहीं बताता कि 3 जगत बताएगा 4 जगत, डायरेक्टली वो तो 5 जगत पद्धति बता देते हैं। 5 जगत पद्धति में मोनेरा बता दिया, प्रोटिस्टा बता दिया, पादप कवक बता दिया और एक और होता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जब तक आप ये बेसिक से नहीं जानेंगे कि 2 जगत क्या है, 2 जगत के बाद 3 जगत प्रणाली क्यों आई, 4 जगत क्यों आई, 5 जगत प्रणाली क्यों आई, तो सारी चीज़ें आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर फिर यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखिए 2 जगत पद्धति आप समझ गए होंगे। पादप और जंतु जगत, कुछ प्राणी ऐसे रहे जो ना तो पादप में आते थे ना ही आपके जंतु में, इसके लिए नया जगत स्थापित करना जरूरी था। इसी के विरोध में आपके 2 जगत के विरोध में 3 जगत पद्धति आई। देखिए किसने दी है, तो 2 जगत पद्धति तो आपके कैरोलस लिनियस ने दी है, ये याद रखेंगे। 3 जगत जो पद्धति है वो किसने दी है, अर्नेस्ट हैकल ने, जो जर्मन वैज्ञानिक थे 1866 में। इन्होंने तीसरा जगत दिया प्रोटिस्टा। अब ये प्रोटिस्टा क्या होगा, तो इसमें पादप और जंतु से अलग जो प्राणी हैं वो रखे जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रोटिस्टा हो गया जिसमें सभी एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें देखो जो 2 जगत का दोष रहा था कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में विभेदन नहीं था, लेकिन इसमें जो प्रोटिस्टा बनाया गया इसमें एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित किया गया। अतः इन्होंने 3 जगत प्रस्तुत किए। अब ये 3 जगत याद रखेंगे, 2 तो ये पहले से ही थे आपके, जंतु जगत और पादप जगत, तीसरा आ गया आपका प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। अब इसमें एक कोशिकीय जीवों की अनेक किस्में सम्मिलित की गई, किसमें, प्रोटिस्टा में। जैसे प्रोटिस्टा में आपके कवक हो गए, जो कवक होते हैं ये ना तो जंतु है ना ही पादप हैं, अर्थात इनको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में। फिर प्रोटोजोआ हो गए, शैवाल हो गए, जीवाणु मोल्ड करके। अब इन्होंने एक कोशिकी का तो बता दिया, अब जो बहुकोशिकीय उनको कहाँ डालेंगे, तो इस कारण से 4 जगत पद्धति आ जाती है फिर। तो ये 4 जगत पद्धति क्या है, देखिए ये किसने दी है, कोपलैंड ने। कब दी, 1956 में। 4 जगत वर्गीकरण दिया, तथा चौथा जगत जो है वो मोनेरा है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो तीसरा जो जगत है आपका प्रोटिस्टा जगत, ये किसने दिया है, ठीक है, या ये किसने प्रतिपादित किया। चौथा जगत जो मोनेरा है वो किसने प्रतिपादित किया, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये 4 जगत हो गए, पहले ये 3 तो हो चुके थे आपके, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। ये तो आपके दोनों किसने दिए थे, कैरोलस लिनियस ने। फिर ये 5वां जगत आपका तीसरा जगत अर्नेस्ट हैकल ने, और ये जो चौथा जगत आ गया ये कोपलैंड ने दिया, ठीक है। कब दिया, 1956 में। अब जो मोनेरा जगत है इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित कर दिया गया। प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। देखो आपकी जो 2 जगत पद्धति थी उसका दोष था, ना तो उन्होंने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का विभेदन किया, ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का विभेदन किया। और जो तीसरा जगत आया प्रोटिस्टा, उसमें केवल एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को बता दिया, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक तो अभी भी रह गए थे। इस कारण 4 जगत पद्धति आ गई, मोनेरा जगत आया और इसमें आपके प्रोकैरियोटिक को रख दिया गया। जैसे जो यू बैक्टीरिया है किसमें आएगा, आपके मोनेरा जगत में। साइनो बैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं, ये किसमें आएगा, मोनेरा में। आर्की बैक्टीरिया किसमें आएगा, मोनेरा में, क्योंकि ये सबके सब क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक क्या कहलाते हैं, तो जिनमें समस्त प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें ना तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, ना ही इसमें आपका क्या बोलते हैं गाल्जी बॉडी होगा, ना ही इसमें आपके अंतः प्रद्रव्य जालिका होगी। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक के लक्षण हैं वो सारे इनमें आ जाएंगे। यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, इसी में आपके जीवाणु आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्टिनोमाइसिटी जो तंतुमय जीवाणु होते हैं, इनको भी आपके इसी जगत मोनेरा में सम्मिलित किया गया है। तो ये रही आपकी क्या 4 जगत प्रणाली। अब देखते हैं जीवों का 5 जगत वर्गीकरण क्या है और इसका प्रमुख आधार क्या रहा है, ठीक है। तो RH हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगत प्रणाली दी। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। अब ये 5 जगत कौन कौन से हैं, तो आपने ये 4 जगत तो पढ़ लिए हैं। एक तो आपने पादप जगत पढ़ लिया, जंतु जगत पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया, ठीक है। अब जो 5वां जगत है वो कवक रहेगा, ठीक है। फंगस जिसे कहते हैं, इन्होंने इसे अलग से रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोनेरा जगत है इसके बारे में किसने बताया, कोपलैंड ने बताया। किसने बताया, कोपलैंड ने बताया।
प्रोटिस्टा के बारे में किसने बताया? अर्नेस्ट हैकल ने बताया। ये 2 जगत किसने दिए? जंतु और पादप, ये आपके कैरोलस लिनियस ने दिए थे। और जो 5वां जगत है वो R.H. व्हिटेकर ने सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा जोर इसी पर दिया है, क्योंकि ये इनका नया जगत रहा। ठीक है, अब इनके जो आधार है 5 जगत प्रणाली का, किस आधार पर ये दी गई है, तो इसके 5 आधार आपको याद रखने हैं, जिनमें भी सबसे महत्वपूर्ण आपका तीसरा आधार रहेगा पोषण विधि। तो इन्होंने 5 आधार दिए। कोशिका संरचना की जटिलता बताई, कोशिकाओं का प्रोकैरियोटिक विरुद्ध यूकैरियोटिक संगठन बताया, शरीर संगठन की जटिलता की कौन से एक कोशिकीय जीव हैं, कौन से बहुकोशिकीय हैं, इनको कहाँ रखेंगे, पोषण विधि कौन स्वपोषी है कौन विषमपोषी है, प्रजनन क्षमता बताई, जाति वृत्ति और उद्विकासीय सहसंबंध बताया। तो ये 5 जगत याद रखेंगे कि इसका आधार क्या है। ठीक है, अब यदि आपको ये सारणी याद हो जाती है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आसानी से आप रट लेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, सबसे पहले आपका जगत है मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। ठीक है, तो अब इसमें जो कोशिका प्रकार है कि जो मोनेरा जगत है इसमें कौन से जीव पाए जाएंगे? जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी और इस सारे के सारे जिनमें यूकैरियोटिक होगा। तो अभी आप आगे देखेंगे, जैसे मोनेरा जगत पढ़ेंगे तो उसका पहला फैक्ट यही होगा कि जिनमें मतलब मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। अभी प्रोकैरियोटिक जिनमें समस्त प्रकार के कोशिकांग अर्थात जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं और इसमें उपस्थित रहते हैं। अब इसमें जो भी जीव जंतु आएंगे उनमें ये सारी चीज़ें उपस्थित रहेंगी और इसमें अनुपस्थित रहेंगी। जैसे कह दिया जीवाणु, वो आपके मोनेरा में आता है, तो जीवाणु में क्या होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहेगा। इसके बाद आपका राइबोसोम 70 इस प्रकार का होगा। इसके बाद कोशिका भित्ति, तो इसमें नॉन सेलुलोजिक मतलब पॉलीसैकेराइड करके कोशिका भित्ति होती है। इसमें प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति उपस्थित, कुछ में अनुपस्थित। फिर कवक है तो कवक में उपस्थित होती है और सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति मतलब यहाँ काइटिन होती है, काइटिन की। ठीक है, प्लांटी जगत में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर है केंद्रकीय झिल्ली, तो इसमें अनुपस्थित होती है मोनेरा जगत में। बाकी सभी में आपकी कोशिका भित्ति केंद्रकीय झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्थित होती है मतलब उपस्थित होती है। शरीर संगठन इसका कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा का भी शरीर संगठन कोशिकीय, इसका बहुकोशिकीय आपके ऊतक अंग और इसमें ऊतक अंग अंगतंत्र विकसित होते हैं। फिर पोषण के प्रकार, मोनेरा आपके स्वपोषी होते हैं, प्रोटिस्टा भी स्वपोषी होते हैं। इसके बाद आपके ये जो है विषमपोषी, ये स्वपोषी और विषमपोषी, इस तरीके से आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला जगत आता है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत क्या है? आपका पहला जगत है। इसके बारे में भी R.H. व्हिटेकर ने बताया 1969 में। ठीक है, वैसे 5 जगत प्रणाली किसने दी? आपके R.H. व्हिटेकर ने। ठीक, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इस जगत के जीव सूक्ष्मतम और सरलतम होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम हैं। तो पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा जगत है जिसके जीव प्राचीनतम हैं, तो वो मोनेरा जगत है। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी सी भी संभावना मौजूद होती है। जैसे मिट्टी में पाए जाएंगे, जल में, वायु में, गर्म जल के झरने जहाँ जो तापमान है वो 80 डिग्री तक रहे, हिमखंडों की तली में, रेगिस्तान आदि मतलब लगभग सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन, अर्थात कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा नहीं बंधा होता बल्कि जीव द्रव्य में बिखरा होता है। तो ये पढ़ चुके हैं जीव द्रव्य क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसैकेराइड के साथ एमिनो अम्ल होते हैं। तो पूछ सकता है मोनेरा की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो आपको लगाना है पॉलीसैकेराइड, ना कि सेलुलोज, ना ही काइटिन। नेक्स्ट इसमें केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित मतलब कोशिकांग तो अनुपस्थित ही होते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, रिक्तियाँ, जहाँ भी आपका प्रोकैरियोटिक आएगा वहाँ सारे कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। नेक्स्ट है ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परपोषी होते हैं। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भी इसमें क्षमता पाई जाती है। तो पूछ लेगा आपसे कि वह कौन सा समूह है, वह कौन सा जगत है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो आपको लगाना है मोनेरा जगत में। ठीक है, अब मोनेरा जगत का वर्गीकरण तो अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है जीवाणु,
दूसरा एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा होता है आपका आर्कीबैक्टीरिया और चौथा होता है साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए जीवाणु के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा याद रखेंगे जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये वास्तव में पौधे नहीं होते हैं। क्या पौधे नहीं होते हैं? इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पादप कोशिका के रासायनिक संगठन से अलग होता है। यद्यपि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनमें जो विद्वान बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं होता। यदि क्लोरोफिल स्थित होता तो फिर तो ये पादप श्रेणी में आ जाते, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कौन सा क्लोरोफिल होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल भिन्न होता है, इस कारण से इनको मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। तो इन्हें कवक सम, मतलब एक कवक के समान जीवाणु कहा जाता है इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। ये वे जीवाणु हैं जिनकी रचना कवक जाल के समान तंतुवत और शाखित होती है। पहले इन्हें कवक माना जाता था, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन के कारण इन्हें अब जीवाणु माना जाता है। कवक सम जीवाणुओं की अनेक जातियों से विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक एंटीसेप्टिक्स प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राचीनतम जीवधारियों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। ऑप्शन देंगे आर्कीबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया, इसीलिए इनका नाम आर्की अर्थात बैक्टीरिया रखा गया है। इसीलिए इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो पूछ ले प्राचीनतम जीवित जीवाश्म क्या है, तो आपके आर्कीबैक्टीरिया है। जिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं उनके आधार पर आर्कीबैक्टीरिया को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, मेथेनजोन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया साधारणतया प्रकाश संश्लेषी जीवधारी है, मतलब ये स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। इन्हें पृथ्वी के सफलतम जीवधारियों का समूह, हाईलाइट फैक्ट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह कहलाता है तो साइनोबैक्टीरिया। इसी को नीलहरित शैवाल कहते हैं। संरचना के आधार पर इनकी कोशिकाओं की मूलभूत संरचना शैवालों की अपेक्षा जीवाणुओं से अधिक समानता रखते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। एक कवक से लेकर साइकस तक अनेक जीवधारियों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज मोनेरा जगत क्लियर होता है। इसके बाद आपके 4 जगत बच जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका। इसके बाद प्रोटिस्टा जगत हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जंतु जगत, पादप जगत। तो जंतु जगत बहुत बड़ा होता है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। फिर आपका पादप जगत आएगा। पादप जगत का वर्गीकरण होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या कहलाते, हेलोफाइटा क्या कहलाते, ये पढ़ना होता है। इसके बाद आपका कवक जो अलग से एक समूह या जगत बनाया गया है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।